हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पूरा चैप्टर ए टू जेड रिवाइज करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो होगा, तो इसलिए ये 10-15 मिनट में खत्म नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप घर पे करिएगा। मैं यहाँ पर बस थियरी और फॉर्मुलाज रिवाइज करवाने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स आपको खुद से करने पड़ेंगे, वरना आपको एग्जाम में करने नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने जे मेंस एडवांस और स्कूल रिलेटेड जो भी थियरी है ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर अप करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नाप सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल हो गया मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, क्योंकि इसे हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर पाते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, न्यूटन हो गया, सेकेंड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है यूनिट्स के। लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं, मास के लिए केजी यूज करते हैं। ये यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये स्कूल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार स्कूल में 1-2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक तो वेल डिफाइंड, फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कन्वीनियंस इन यूज और इनवेरिएबिलिटी या कॉन्स्टेंसी। वेल डिफाइंड मतलब यूनिट क्लियरली डिफाइंड हो, क्लियरली स्पेसिफाइड हो, ये तो इजी है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या? रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब यूनिट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एनीवेयर एंड बाय एनीवन गिविंग द सेम रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट होंगे, है ना, बहुत जन होंगे, बहुत अलग अलग कंट्रीज के जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो जब भी कोई मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तब हर बार जो वैल्यू है वो सेम ऑब्टेन होता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है? जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड है, ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी शो करता है। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मेजरमेंट्स परफॉर्म करो, है ना, तो कहीं भी आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो सेम मिलेगी। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो जो सेम वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी शो कर रहा है। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाके आप डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स ले रहे हो, ठीक है, मेजरमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, और फिर उसमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेम है। यानी जो यूनिट्स है वो रिप्रोड्यूसिबल है, वो कहीं भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम, है ना। आज मैंने किया, कल यूएसए के एक साइंटिस्ट ने किया, परसों चाइना के साइंटिस्ट ने किया, तो ये सेम रिजल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये रिप्रोड्यूसिबल है। फिर है कन्वीनियंस इन यूज़। कन्वीनियंस इन यूज़ मतलब इजीली यूजेबल हो, यानी जो यूनिट्स हो उन्हें हम इजीली यूज़ कर सकें। ऐसे नहीं कि कन्वर्शन से इतने हार्ड है या यूनिट्स को यूज़ करना ही इतना हार्ड है कि कोई यूनिट्स यूज़ नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट्स इजीली यूजेबल हो, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए उसमें, वो हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ईजी होगा यूज़ करने में तो ही तो हम यूनिट्स को यूज़ करेंगे ना। और फिर क्या हो गया? इनवेरिएबिलिटी, जिसे हम कॉन्सिस्टेंसी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्सिस्टेंसी मतलब जो यूनिट्स है वो कभी चेंज नहीं होते, टाइम के साथ, डेट के साथ, है ना, समय के साथ यूनिट्स चेंज नहीं होते, प्लेस के साथ यूनिट्स चेंज नहीं होते। अगर आज मास का अगर यूनिट केजी है तो 10 साल बाद भी मास का यूनिट केजी ही रहेगा। लेंथ का यूनिट मीटर है तो 10 साल बाद भी लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। और अगर समझो मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में लेंथ का यूनिट मीटर है, तो अगर मैं यूएस जाऊंगी तो वहाँ पर भी लेंथ का यूनिट मीटर ही रहेगा ना, वहाँ पर किलोग्राम थोड़ी हो जाएगा। तो ये जो यूनिट्स है ये कॉन्सिस्टेंसी शो करते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते, जगह के साथ, प्लेस के साथ, है ना, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो यूनिट्स हैं मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं 2 प्रकार में, एक है डायरेक्शन प्रॉपर्टीज और एक है डिपेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, अब जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है स्केलर्स, एक है वेक्टर्स। स्केलर्स मतलब क्या, वेक्टर्स मतलब क्या? हमने ये सारी चीज़ें बचपन से पढ़ी है। स्केलर्स मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर्स मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन तो पता है, पर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 केजी, केजी तो यूनिट है पर 10 क्या है? 10 मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने उसे 5 थप्पड़ मार दिए। अब ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है, कितना थप्पड़ मारा मैंने, कितना बता रहा है मुझे, क्वांटिटी बता रहा है, वैल्यू बता रहा है कि मैंने कितना थप्पड़ मारा, तो 5 है मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड समझा होगा। तो हमने क्या पढ़ा? स्केलर्स में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या होगा स्केलर्स के? मास, लेंथ, टाइम, ये सब का मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा क्या है? वेक्टर्स। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और पता है वेक्टर्स जो है ना ये वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। मतलब क्या? जैसे देखो
वेक्टर्स के एग्जांपल हो गए फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब हो गए। अब फॉर एग्जांपल जो स्केलर्स हैं, अगर समझो 10 kg प्लस 5 kg, ये 15 kg होगा। सिंपल एडिशन था, हमने बचपन से पढ़ के रखा है। अब पता है वेक्टर्स में क्या होते हैं, वेक्टर्स में ना ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मैंने सेम डायरेक्शन में दो 10 न्यूटन के फोर्स लगाए, ये भी 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का। तो अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए या टोटल फोर्स चाहिए तो वो होगा 20 न्यूटन, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर भी एक बॉक्स लिया मैंने और यहाँ पर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए 10 न्यूटन की, ये भी 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का, पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी वजह से क्या होगा, इनका जो टोटल होगा वो 0 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमें जो टोटल फोर्स है या जो नेट फोर्स है वो 0 न्यूटन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्केलर्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, पर जो वेक्टर्स है उनको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन लगाने पड़ते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा 20 न्यूटन मिला, यहाँ पर हमने देखा 0 न्यूटन मिला। तो इसलिए वेक्टर्स और स्केलर्स की जो एडिशन है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिपेंडेंसी के आधार पर भी क्लासिफाइड किए गए हैं। डिपेंडेंसी के ऊपर दो कैटेगरीज हैं, एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब ऐसे क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन सेपरेटली, ये सेपरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये याद रखना है, हमें एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। मास का यूनिट है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। बहुत बच्चे डिग्री सेल्सियस कहते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर का केल्विन है। डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका मोल है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है कैंडेला, जिसे हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किए गए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्पीड, ये जो स्पीड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, है ना। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ, टाइम मतलब क्या? टी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, है ना। लेंथ और टाइम ये दोनों फंडामेंटल है, इनके ऊपर स्पीड डिपेंड कर रहा है, तो ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एग्जांपल्स हो गए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, ये सारे एग्जांपल है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पता है बहुत सारे कंट्रीज हैं और बहुत सारे कंट्रीज में ना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होते हैं। जैसे कुछ में एफपीएस यूज करते हैं, कुछ में सीजीएस करते हैं, कुछ में एमकेएस करते हैं। एफपीएस मतलब क्या? एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। फुट लेंथ का यूनिट है, मास के लिए पाउंड है, टाइम के लिए सेकंड्स है। सीजीएस मतलब हमने पढ़ा होगा ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। और एमकेएस मतलब किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत सारे कंट्रीज में यूज होते थे। अभी कंट्री वाइज तो ठीक है, मैं मेरे कंट्री में जो यूज करूंगा मेरी मर्जी, वो पड़ोसी वाला जो यूज करेगा वो पड़ोसी वाले की मर्जी। अब अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, हमें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, हमें चीज़ों का लेन देन करना है, तो अब इसमें तो ऐसे नहीं चलेगा ना कि कोई कुछ भी यूज़ कर रहा है, कैसे भी चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। समझो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 किलो आलू मंगाया, अब पड़ोसी देश को पता ही नहीं 1 किलो होता क्या है, वो 1 ग्राम आलू दे दिया मुझे, लो मुझे तो कम पड़ गया ना अभी आलू। मतलब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, जब हमें लेन देन करना होगा सामान, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, जो एमकेएस सिस्टम था ना, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये ना ज़्यादातर मेजॉरिटी कंट्रीज यूज़ करती थी। तो हमने क्या किया, इसको ना हमने पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ही बना दिया। एमकेएस के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी जोड़ दिए, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो एमकेएस है ना वो मेजॉरिटी कंट्रीज में यूज़ होता था, इसलिए हमने ना उसको पूरा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से बना दिया। अब हर कंट्री में जब भी हम लेन देन करते ना, हमेशा एमकेएस सिस्टम फॉलो होता है। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और पता है इंडियन वालों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडियंस थे ना वो पहले से एमकेएस सिस्टम फॉलो करते थे। अब मैंने कहा था कि एमकेएस सिस्टम के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल मतलब जैसे नॉर्मली नोटबुक में सर्कल बनाते हैं, नॉर्मली जो नोटबुक में एंगल्स पढ़ते हैं वही है। तो ये सर्कल है, ये हमने एक एंगल बनाया, ठीक है।
अब पता है ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, सबको पता है। ये वाली जो डिस्टेंस है जो मैंने बोल्ड में ड्रॉ किया है ये आर्क लेंथ है, और ये जो है ये एंगल हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। और ये जो थीटा है ना, इसको फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। और जो थीटा है ये तो एंगल है, तो इसका यूनिट क्या होगा, डिग्रीज होगा? गलत, डिग्रीज नहीं होगा, इसका यूनिट रेडियंस है। हमने क्लास 10 तक पढ़ा होगा कि डिग्रीज वगैरह होता है हमेशा, पर क्लास 11 से हमें याद रखना है कि जो एंगल होता है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, डिग्रीज नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो हमेशा क्लास 11th में हम रेडियंस पकड़ेंगे, ये डिग्रीज बचपन तक हो गया, अब ये रेडियंस हमें यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल से डेफिनेशन है रेडियन का, when arc length is equal to the radius of circle then the angle at the center is called 1 radian, ठीक है। जब arc length, ये वाली जो लेंथ है ये arc length और ये जो रेडियस है ये बराबर हो जाएंगे तो जो एंगल बनेगा ना इसको हम 1 रेडियन कह सकते हैं। ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछ सकते हैं। और अगर सिंपल डेफिनेशन पूछूं बस याद रखने के लिए, बस समझने के लिए, तो अगर आर्क लेंथ r है तो एंगल 1 रेडियन है, यानी आर्क लेंथ और रेडियस अगर बराबर है तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो 2 पाई आर। अब अगर आर्क लेंथ 2 पाई आर है, ठीक है, रेडियस आर है, थीटा क्या होगा, थीटा में कितना मिलेगा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ है 2 पाई आर, रेडियस आर है, कट हो गया, हमें मिला 2 पाई रेडियंस। यानी अगर आर्क लेंथ 2 पाई आर है तो हमें जो एंगल है वो 2 पाई रेडियस मिलेगा। ये हमेशा याद रखना है। 2 पाई आर मतलब पूरा सर्कल ले लेते हैं ना हम, 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, तो पूरा सर्कल ले लेते हैं तो हमें थीटा का वैल्यू 2 पाई रेडियंस मिला, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और इसका आधा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये आपको याद रखना, ये कन्वर्जन में यूज होता है, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में डिग्रीज में दिया है, हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। अब 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियंस है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री दिया है तो हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 डिग्री, यानी 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। तो कैंसिल आउट करके हमें मिलेगा पाई बाय 6 रेडियंस। सेम वे और एक एग्जांपल लेते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 3 रेडियंस। अब अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, वैसे ये तो उतना पूछते नहीं है पर फिर भी हम सीख के रखते हैं, सीखने में क्या जाता है। तो अब अगर हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या पता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाय पाई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें दिया है 3 पाई बाय 4 रेडियंस, तो हम 3 पाई बाय 4 रेडियंस को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 4 इंटू 1 रेडियन, यानी 3 पाई बाय 4 इंटू 180 बाय पाई, तो इज इक्वल टू 135 डिग्री मिला हमें। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। हमने प्लेन एंगल तो पढ़ लिया, कन्वर्जन कैसे करने रेडियस में वो भी पढ़ लिया। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल एट द एपेक्स ऑफ कोन, ठीक है। ये अगर कोन है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये जो 3D एंगल है इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। 3D एंगल एट द एपेक्स ऑफ कोन, और इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया बाय आर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है, टी रेडियंस, ठीक है, इसका यूनिट टी रेडियंस है। अगर हमें सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, ठीक है, अगर हमें ये निकालना है सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, ये शेड वाला पार्ट निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, हमें मिलेगा 2 पाई टी रेडियंस। अगर हमें चाहिए सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो हमें ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है, ये पूरा एरिया चाहिए, तो फिर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, हमें मिलेगा 4 पाई टी रेडियंस। अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि वो 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर ये आया कहाँ से। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी कि जो TSA या CSA यानी टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने वहाँ से वो फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब डिग्री और मिनट्स क्या होते हैं, ये टाइम का मैं नहीं बता रही हूँ, ये एंगल्स का बता रही हूँ, ठीक है। अगर 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट को हम मिनट कहते हैं, ठीक है, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब सेकंड्स क्या होते हैं, अगर हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट को हम सेकंड कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट को हम सेकंड कहते हैं, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है टाइम जैसा ये।
अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कन्वर्शन में हेल्प करता है। किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटीमीलीमीटर शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटीमीलीमीटर, ये आपको याद रखना है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में कन्वर्शन करनी होती है कई बार, है ना। तो सब में 10 10 लिख दो, मीटर के सामने 1 लिखो, फिर वापस से 10 10 लिख दो, फिर 3 2 1, फिर यहाँ पर डेसी से -1 -2 -3, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा पूरा, ये साथ के साथ याद हो गए, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटीमीलीमीटर, ठीक है। अब और भी क्या याद रखना है, माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, 15 बीएफ से शुरू होता है, फेम 2 बीएफ से शुरू होता है, ऐसे याद रख सकते हो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फीट, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज, 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 10⁻12 एफ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या आप इसे 32 फीट बाय सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स में हम लाइट ईयर पढ़ने वाले। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट ने कितना ट्रैवल किया उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर कितना होता है, 9.5 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस क्यों लिया है, क्योंकि जो अर्थ का जो सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ में जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है, इसलिए हमने एवरेज लिया है। तो जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अब पार्सेक क्या होता है, पार्सेक ये डायग्राम से समझते पहले, ये सन है ये अर्थ है, ये डिस्टेंस तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये 1 सेकेंड है, ठीक है। फिर ये वाला जो डिस्टेंस मिलेगा हमें, अगर ये 1 सेकेंड है और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम पार्सेक कहेंगे, यानी रेडियस ऑफ आर्क whose arc length is 1 astronomical unit and the angle at the center is 1 second is known as parsec. अब nu क्या होता है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 जो है मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिट है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है 10 है उसको n से रिप्रेजेंट किया, जो यूनिट है उसको u से रिप्रेजेंट किया, और nu इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब हम ग्राफ देखने वाले, अब अगर y एक्सिस में n है, x एक्सिस में u है, तो हमें ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, ये हम आगे और भी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। और अगर हमने nu को y एक्सिस में प्लॉट किया है, u को x एक्सिस में प्लॉट किया है, तो हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर समझो मैंने यहाँ पर u की जगह मैंने वापस से n लिख दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर n लिखा है, अगर मैंने nu को y एक्सिस में प्लॉट किया है और अगर मैंने n को x एक्सिस में प्लॉट किया है, तो हमें क्या मिलेगा, सेम ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब डायमेंशंस, कुछ बेसिक डायमेंशन हमें याद रखना है, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे लिखने के बाद लगा कि ज़्यादा शॉर्ट हो गया, तो मैं एक बार बोल देती हूँ। तो डायमेंशन हमें मतलब बहुत सारे होते हैं, हमें याद रखने पड़ते हैं, वो हमें धीरे धीरे याद करने पड़ते हैं, ठीक है। आप एक बार में याद करने बैठोगे तो नहीं होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके रोज करना। तो मास का डायमेंशन m से रिप्रेजेंट होता है, लेंथ का l से, टाइम का t से, करंट का a से, टेम्परेचर का k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या, इसका मतलब है कि बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी हम प्लस माइनस इक्वल टू लेस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी हम किसी भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को या तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम लेंथ के साथ लेंथ को ही जोड़ सकते हैं, 10 मीटर प्लस 2 मीटर 12 मीटर ही होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि 10 मीटर प्लस 2 केल्विन, 10 मीटर प्लस 30 केल्विन, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेंथ को लेंथ से ही घटा सकते हैं और लेंथ को लेंथ से ही इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, वो टाइम पे हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हमने इसको डिवाइड किया है। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम प्लस माइनस इक्वल टू ये सब करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो मन से सुनना, मन लगा के सुनना। फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डायमेंशंस, नो। एग्जांपल एंगल और सॉलिड एंगल,
ये भी फिजिकल क्वांटिटी है पर इसमें डायमेंशन नहीं है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव यूनिट्स। हाँ, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, जैसे एंगल और सॉलिड एंगल। ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, फॉल्स। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, स्टीफन कांस्टेंट हो गया, इनमें डायमेंशंस होते हैं। सम कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस, ट्रू। एग्जांपल 1 2 3/4 पाई, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। कैन देयर बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी? यस। एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। कैन अ यूनिटलेस क्वांटिटी हैव डायमेंशन? फॉल्स। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी रॉन्ग, ट्रू। मतलब क्या? देखो, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला दिया रहता है, फिर हमें ना LHS और RHS का डायमेंशन इक्वेट करना रहता है, और अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। बट डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला LHS और RHS इक्वल हो गया डायमेंशन, इसका मतलब नहीं है कि वो 100% करेक्ट फॉर्मूला है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमें एक फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हम काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इक्वेट कर सकते हैं, mv² का डायमेंशन निकाल सकते हैं। पर ये जो हाफ है ना, इसका तो डायमेंशन नहीं होता, ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाफ ही बिठाना है? हम 1/2 की जगह हम 1/3 बिठा सकते हैं, 5 बिठा सकते हैं, कुछ भी बिठा सकते हैं ना हम। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर 1/2 ही बिठाना है? क्योंकि 1/2 की तो डायमेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तो डायमेंशन नहीं होती ना। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला 100% रियल लाइफ यूज़ के लिए भी करेक्ट है। क्योंकि ये जो हाफ mv² है ना, यहाँ पर जो हाफ है, ये साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर वो लोग ने कहा कि हाँ, हाफ बिठा सकते हैं। फिर क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। यस, अगर इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, अगर LHS और RHS का डायमेंशन बराबर नहीं है, तो काहे का इक्वेशन करेक्ट होगा, है ना। और हमें ये भी याद रखना है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं, और जो भी लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। और कोई भी पावर, हर एक पावर डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। और एक चीज़ कि हम पावर में कभी भी यूनिट से लिखते हैं, 2 kg, जो kg है उसको हम पावर में नहीं लिख सकते, ये गलत है। हाँ, हम 2 kg लिख सकते हैं, यानी जो kg है वो हम अलग से लिख सकते हैं। यूनिट्स कभी भी पावर में नहीं बैठते। अब हम एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरर्स मतलब गलतियाँ। अब हम गलतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई बार हम जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है ना, तो उन गलतियों को सुधारना इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरीके की गलतियाँ होती हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर्स। ये जो होता है ना, ये नोन एरर्स होते हैं, नोन या प्रेडिक्टेबल एरर्स होते हैं। इसका कॉज क्या है? इन्वायरमेंटल या इंस्ट्रूमेंटल होता है, ठीक है। यानी हमें पता होता है, हमें अंदाजा होता है कि हाँ, ये गलतियाँ हो सकती है एक्सपेरिमेंट के टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसके लिए रूम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, पर वो टाइम पे बारिश हो गई या ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो रूम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। और अगर मैं वैसे इन्वायरमेंट में अगर मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है एरर्स तो आएंगे ही ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर चाहिए था, पर बारिश होने की वजह से जो रूम टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करेंगे, वो गलत होगा, वहाँ पर एरर्स आएंगे। तो इनका कॉज क्या हो गया? इन्वायरमेंटल या इंस्ट्रूमेंटल होता है, ठीक है। अब फिक्स कैसे करेंगे? कैलिब्रेशन से। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को फिक्स करना या एडजस्ट करना, ताकि वो करेक्ट वैल्यू दिखा सके, करेक्ट रीडिंग दिखा सकते, है ना। किसी भी चीज़ को अगर हम फिक्स करेंगे या एडजस्ट करेंगे ताकि वो करेक्ट हमें रीडिंग दिखा सके, करेक्ट वैल्यू दिखा सके, उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? रैंडम एरर्स। जो रैंडम एरर्स होते हैं ये अननोन होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता नहीं होता इनका, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज फ्लक्चुएशंस होता है। फिक्स करने के लिए हमें एवरेज लेना पड़ता है, जो भी वैल्यूज आ रही है उसका हमें एवरेज करना पड़ता है, तो फिक्स करने के लिए हम एवरेजिंग का यूज़ करते हैं। अब ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं? ग्रॉस एरर्स मतलब ह्यूमन एरर्स। ये क्यों होते हैं? ये केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। यानी हम एक्सपेरिमेंट्स करते करते बहुत आलसी है ना, बहुत ही आलसी है, हम एक्सपेरिमेंट्स करने का मन नहीं है, नींद में कर रहे हैं, या मार्क्स चाहिए इसलिए कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स चाहिए, टीचर मार रही है इसलिए कर रहे हैं। तो ऐसे केयरलेसनेस से जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब एरर्स निकलते हैं, जिसे हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं। इसे फिक्स कैसे करें? सिंपल है, केयरफुल रहो, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो जितने भी हमने रीडिंग निकाली, जितने भी वैल्यू है, सबको ऐड करो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, ठीक है। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें जो रीडिंग मिला है उससे हमें एवरेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो इसको हम डेल्टा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमें एब्सोल्यूट एरर मिला है, सारे एब्सोल्यूट एरर को हमें ऐड करना है, और उसके बाद
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। और देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल्टा T1 यानी एब्सोल्यूट एरर T1 मेरे पास 2 निकला, T2 -2 निकला, T3 +4 निकला, ठीक है। अब अगर मैं ऐड करूँ इसका मतलब नहीं है +2 +4 और -2, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं होगा। अगर हमें ऐड करना है, अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं और एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहे हैं, तो पता है हमें क्या करना है, हमें सब कुछ ऐड करना है, चाहे वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो 2 + 2 ये नेगेटिव है पर फिर भी मैंने ऐड किया है, फिर भी मैंने पॉजिटिव लिया है, फिर +4 डिवाइडेड बाय n, तो इसमें जो वैल्यू निकलेगी ये करेक्ट होगी और इसमें गलत होगी। कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू भी होगा ना तो उसको पॉजिटिव मान के हमें ऐड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, ठीक है। अब रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, एवरेज वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम जोड़ देते हैं तब हमें रिपोर्टिंग टाइम मिलता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर के लिए हमें मीन एब्सोल्यूट एरर को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, तो हमें फ्रैक्शनल एरर मिलता है, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज निकालते हैं उसको परसेंटेज एरर कहते हैं हम। अब अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है a = 2 + -0.25, b = 3 ± 0.25। अगर हमें ऐड करना है तो 3 + 2 5 मिला, फिर ±0.25 और 0.25 को ऐड करके 0.5 मिला। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर प्लस माइनस 0.25 और 0.25 को ऐड करेंगे तो 0.5 मिलेगा। हमेशा हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा जो एरर्स है वो ऐड ही होते हैं, कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जो मीन वैल्यूज है वो ऐड के टाइम ऐड करो, सब्ट्रैक्ट के टाइम सब्ट्रैक्ट करो, पर जो एरर्स होते हैं ना ये हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है, हमेशा इसको हम ऐड ही करते हैं। अब अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें तो डेल्टा x/x ये फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो 0.25/2 प्लस 0.25/3, ठीक है, सेम डिवीजन का भी है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे x = a⁴n, तो डेल्टा x/x = ये जो n है ये पावर में था तो ये सामने चला गया, फिर डेल्टा a/a, ठीक है। x = a⁴p b⁴q, तो डेल्टा x/x = p सामने चलेगा क्योंकि ये पावर में था, फिर डेल्टा a/a प्लस q भी पावर में था तो ये सामने चला गया, फिर q इंटू डेल्टा b/b। अब एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स की एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास हो तो हम कहेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू 5 है, हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, एक में हमें 4.9 मिला, एक में हमें 4.5 मिला, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 4.9 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि जो 4.5 है वो ज़्यादा दूर है, एक्यूरेट वैल्यू के दूर है, तो 4.9 क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू के पास होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। प्रिसिशन मतलब क्या, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी वैल्यू तक नाप सकता है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट 4.02 तक नाप सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट 4.00002 तक नाप सकता है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा नाप सकता है, इसे हम प्रिसिशन कहते हैं, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने वाले या सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ने वाले। तो ये एग्जांपल है, ये एक नंबर है, ठीक है। अब ये जो 3 जीरो है ना सामने के, इसे हम लीडिंग जीरोस कहते हैं और ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और ये जो बीच वाला जीरो है ना, ये भी जरा फंस गया है नंबर्स के बीच में, इसे हम ट्रैप्ड जीरो कहते हैं, फंसा हुआ जीरो, और ये हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। और ये जो लास्ट के जीरोस है ना, इसे हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, और ये अगर डेसिमल प्रेजेंट होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होंगे तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 32005, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे 240900, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 4 है, 1 2 3 4। हमने लास्ट के काउंट नहीं किए क्योंकि लास्ट के ट्रेलिंग जीरोस है, और यहाँ पर डेसिमल भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने लास्ट के काउंट नहीं किए। यहाँ पे देखो 280300 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, डेसिमल है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 6, क्यों 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने ट्रेलिंग जीरोस को भी हमने काउंट किया क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्रेजेंट है। और यहाँ पर 89003 इंटू 10⁻25, इसमें कितने 5 है, हमने इसको काउंट किया है, इसको नहीं लिया है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 24.967 इंटू 10⁻24, इसमें कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। साइंटिफिक नोटेशंस मतलब जिसे हम a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर a या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, और वो 10 या 10 से छोटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4.5 इंटू 10⁻³ ये एक साइंटिफिक नोटेशन में है, क्यों, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच है।
7.5 इंटू 10⁴ ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों? क्योंकि ये 1 से 10 के बीच है। पर 0.65 इंटू 10⁵ ये क्या साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच नहीं है। अब ऑर्डर क्या होता है? अगर a 5 से छोटा होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर a 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में +1 होगा। जैसे 4.5 इंटू 10⁻³ 4.5 जो है ये 5 से छोटा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -3 होगा। और यहाँ पर 7.5 इंटू 10⁴ यहाँ पर जो 7.5 है ये 5 से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 + 1 = 5। अब हम राउंड ऑफ के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। पहला रूल है, जिस नंबर को हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले वाला नंबर को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 25.24, अगर इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो हमें 4 हटाना है। ठीक है, जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? +1 नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 25.2। दूसरा रूल क्या है? जिस नंबर को हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाले नंबर को +1 कर देना है। ठीक है, 25.79, तो अगर इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करना है तो 9 को हटाना है। 9 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, तो पिछले वाले नंबर पे +1 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 25.8। थर्ड रूल है, जिस नंबर को हटाना है अगर वो 5 है तो 2 केसेस होंगे। अगर 5 के बाद नॉन जीरो कोई भी नंबर है तो जो पिछले वाला नंबर है ना उसमें +1 करना है। जैसे 32.59, अगर इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो हम +1 करेंगे, क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है, तो हमें मिलेगा 33। सेकेंड केस क्या है? अगर 5 के बाद कुछ नहीं है या 0 है तो जो पिछला वाला नंबर है ना अगर वो इवन है तो वैसे ही रहने दो, पर अगर पिछले वाला नंबर जो है वो ऑड है तो उसमें +1 करना है। जैसे 32.5, अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो ये जो 5 है इसके पहले 2 है, 2 तो इवन है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 32 ही रहने देंगे। पर जैसे 32.35, अब इसमें अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो ये जो 5 है इसके पिछले वाला जो नंबर है, इसके पहले वाला जो नंबर है वो 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो हम +1 करेंगे, तो आंसर मिलेगा 32.4। तो पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो मैंने सारा थियोरी और जो भी फॉर्मूलास वगैरह थे सब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ मैंने एक एक चीज़ पकड़ के समझाई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं भी खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जितना पढ़ा है, मुझे जितना पढ़ाया गया है, मुझे जितना पता है, मुझे जितना आता है, वो मैंने सोचा कि मैं रिविजन वीडियोज़ बना सकती हूँ, है ना, किसी को रिविजन में काम आ गया तो मैंने कोशिश की अपने से बेस्ट देने की। अगर कुछ गलती हो गई तो आई एम सॉरी। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा तो हेल्प किया ही होगा, और अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी बाकी के चैप्टर्स, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं करवा दूँगी रिविजन वीडियो। मैं इस चैनल में कभी कभार नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी शेयर करूँगी, तो आई होप कि वो सब आपको हेल्प करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय।